नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका मारो राजस्थान में। रुक करेंगे राजस्थान की तमाम खबरों की तरफ। राजस्थान उच्च न्यायालय ने उच्चतम न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए राज्य सरकार से ट्रांसजेंडरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने को कहा है और न्यायमूर्ति मदन गोपाल व्यास और न्यायमूर्ति मनिंदर मोहन श्रीवास्तव की पीठ ने राजस्थान सरकार को ये निर्देश दिया और साथ ही पीठ ने राज्य सरकार की इस दलील को खारिज कर दिया कि नौकरियों में आरक्षण देने या नहीं देने का फैसला राज्य का विशेष अधिकार है। जोधपुर पीठ ने सरकार को राज्य की सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडरों के लिए आरक्षण तय करने और 4 महीने के अंदर इससे संबंधित अन्य तौर तरीकों को निर्धारित करने के आदेश दिए हैं और उच्च न्यायालय ने पुलिस उप निरीक्षक बनने की इच्छा रखने वाले और इससे संबंधित भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य की याचिका पर अपना ये फैसला सुनाया है। और वहीं रीट पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स उखाड़ दिए और वहीं पुलिस से धक्का मुक्की की भी वारदात सामने आई और वहीं पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन से पानी की बौछार भी की और विरोध प्रदर्शन की अगुवाई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन के लिए सुबह 9 बजे से ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश पार्टी मुख्यालय पर पहुंचना शुरू कर दिया था और प्रदर्शन में पार्टी के मोर्चा प्रकोष्ठों के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में मौजूद थे। और वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि रीट रद्द होने के बाद केंद्रीय एजेंसियां सीबीआई से जांच की एक सूत्री मांग है और एसओजी की एक लिमिट है और वहीं प्रभावशाली लोगों पर वो कार्रवाई नहीं कर पा रही है और प्रदेश कांग्रेस सरकार मान रही है कि रीट केस में 2 अक्टूबर 2021 को पूर्व शिक्षा मंत्री का बयान भी सामने आया था कि विपक्ष और बीजेपी के लोग बेवजह इस मामले को तूल दे रहे हैं और वहीं भर्ती पूरी पारदर्शी तरीके से हुई है और कोई पेपर लीक नहीं हुआ, बल्कि इस परीक्षा का नाम गिनीज बुक में दर्ज कराया जा सकता है और वहीं प्रदेश में ऐसी संगठित नकल कभी नहीं हुई और बेरोजगारों के हक पर सीधे सीधे ये डाका पड़ा है। और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर पैरा टीचर सहित संविदा कर्मियों को नियमित करने के सवाल पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और निर्दलीय विधायक संयम ने विधानसभा में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला को घेर लिया है और पैरा टीचर से जुड़े सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कि पैरा टीचर्स पहले की तरह ही काम कर रहे हैं और इन्हें संविदा कर्मी और कर्मचारी का दर्जा देने की परंपरा नहीं है और वहीं पैरा टीचर्स का मानदेय 10% बढ़ाया गया और मंत्री के इस जवाब पर सीएम के सलाहकार संयम लोढ़ा ने मंत्री को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में पेज नंबर 36 के पेज 25 पर यह लिखा है कि सरकार में संविदा कर्मियों, एनएचएम, पैरा टीचर्स और पैरा वर्कर्स और लोक जुम्बेश, आंगनबाड़ी शिक्षा कर्मियों और पंचायत सहायकों की समस्याओं का समाधान कर नियमित किया जाएगा और अब आप कह रहे हो कि कोई परंपरा नहीं है और आपने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया है कि और आज आप यहां सदन में कह रहे हैं कि परंपरा नहीं है और आप लोगों के साथ धोखा करें और आपने वादा किया और अब आप कह रहे हैं कि परंपरा नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ। और वहीं लोढ़ा ने आगे कहा कि और निशाना साधते हुए कहा कि आप कैबिनेट सब कैबिनेटी के अध्यक्ष थे और आपको ये पता नहीं है कि घोषणा पत्र में क्या लिखा हुआ था। वहीं राजस्थान के रीट पेपर लीक मामले में एसओजी लगातार संदिग्धों की तलाश कर रही थी और अब एसओजी को पूर्व सरपंच और एक महिला एएनएम सहायक नर्स को हिरासत में ले लिया। एसओजी अब इन दोनों एसओजी सूत्रों के मुताबिक सोमवार को रामजी की गोल के पूर्व सरपंच दिनेश बिश्नोई और धनाव पंचायत समिति की एएनएम एसओजी के हत्थे चढ़ गया और एसओजी दोनों को पकड़ कर ले गई है और वहीं पेपर लीक प्रकरण में दोनों की भूमिका भी सामने आई है और वहीं सूत्रों ने बताया कि एसओजी सरपंच और एएनएम से पूछताछ कर रही और पूर्व सरपंच दिनेश बिश्नोई की बाड़मेर में रीट पेपर लाने में अहम भूमिका भी बताई गई है
और जो ठेकेदार भजनलाल बिश्नोई का करीबी माना जाता है और इसके सांचौर से भी कनेक्शन है। दरअसल सांचौर निवासी उदाराम की गिरफ्तारी के बाद यह खुलासा हुआ कि रीड पेपर बाड़मेर में कई अभ्यर्थियों के पास पहुंचा था और एसओजी ने कड़ी से कड़ी मिलाते हुए बाड़मेर के ठेकेदार भजनलाल और उसकी भतीजी को गिरफ्तार किया था। और वहीं इसके बाद से ठेकेदार भजनलाल के कनेक्शन वाले सभी लोग अंडरग्राउंड हो गए थे और एसओजी ने 5 फरवरी को सांचौर में 3 जिलों की पुलिस के साथ 3 घंटे मीटिंग की और उसके बाद से अंडरग्राउंड आरोपियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन भी चलाया था। और वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थानी को राज्य की भाषा का दर्जा दिए जाने की मांग की है। और वहीं वसुंधरा राजे ने सोमवार को इस बारे में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है और पत्र में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान की मातृभाषा दुनिया की समृद्धतम भाषाओं में से एक है और ये न सिर्फ हमारी परंपरा और सांस्कृतिक पहचान है बल्कि हमारी भावनाओं से भी जुड़ी हुई है। और वहीं वसुंधरा राजे ने गोवा, छत्तीसगढ़ और बिहार जैसे राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा है कि राजस्थानी को भी राज्य की राजभाषा का दर्जा दिया जाना चाहिए। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने आगे लिखा कि राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से विश्व स्तर पर मरुभूमि को पहचान मिलेगी और साथ ही रोजगार और पर्यटन के अवसर भी बढ़ेंगे। और इतना ही नहीं, वसुंधरा राजे ने ट्वीट कर आरएएस मुख्य परीक्षा का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि आरपीएससी द्वारा आरएएस मुख्य परीक्षा 2021 के पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अभ्यर्थी तैयारी के लिए अतिरिक्त समय की मांग करें, लेकिन युवाओं की न्यायसंगत मांग को नहीं मानना कांग्रेस सरकार की हठधर्मिता को दर्शाता है। और मुख्यमंत्री आंदोलनरत अभ्यर्थियों के हित में जल्द फैसला लें। और वहीं राजस्थान हाईकोर्ट ने रीट 2021 पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर दायर याचिका पर महाधिवक्ता को याचिका की कॉपी दिलाते हुए जवाब पेश करने को कहा है। और वहीं सीजे अकील कुरैशी और जस्टिस सुदेश बंसल की खंडपीठ ने यह आदेश अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जनहित याचिका पर दिए। और याचिका में कहा गया है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से पिछले साल 26 सितंबर को रीट आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा से पहले ही इसका प्रश्न पत्र बाजार में आ गया और मामले में 27 सितंबर को एफआईआर भी दर्ज कराने की कोशिश की गई और पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। और याचिका में कहा गया है कि मामले में एसओजी सिर्फ फौरी तौर पर जांच कर रही और 4 महीने से अधिक का समय बीतने के बाद भी एसओजी पेपर लीक से जुड़े छोटे खिलाड़ियों तक ही पहुंच पाई है। वहीं राजस्थान में आरएएस मुख्य परीक्षा को लेकर विरोध लगातार बढ़ता ही जा रहा है और प्रदेश भर के भर्ती सिलेबस में हुए बदलाव के बाद मुख्य परीक्षा की तारीख 25 और 26 फरवरी से आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और वहीं आरपीएससीसी द्वारा पूर्व निर्धारित तारीख पर ही भर्ती परीक्षा कराने का फैसला किया गया है, जिसको लेकर अब प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। और आरएएस अभ्यर्थियों के समर्थन में अब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा समेत विपक्ष और सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि भी सरकार से भर्ती परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि पाठ्यक्रम में हो बदलाव की वजह से अभ्यर्थियों को तैयारी के लिए और समय दिया जाना चाहिए और ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द अपनी हठधर्मिता को छोड़ मुख्य परीक्षा आगे बढ़ानी चाहिए। और वहीं राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहीं आरएएस परीक्षा में भी सरकार रीट की तरह धांधली का कोई खेल तो नहीं कर रही है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की फुल कमीशन बैठक में आरएएस मुख्य परीक्षा 25 और 26 फरवरी को कराने का फैसला हुआ है। और आरपीएससी के अधिकारियों ने बताया कि मुख्य परीक्षा 2 दिन 2 पारियों में आयोजित की जाएगी। और वहीं हरियाणा से वांटेड बदमाश को लेकर जा रही गुजरात पुलिस की एसयूवी जयपुर के पास भीषण
हादसे का शिकार हो गई और कार में सवार 4 पुलिसकर्मी और एक बदमाश की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि गाड़ी को काटकर लाशें बाहर निकालनी पड़ी और पुलिस ने बताया कि हादसा देर रात करीब 2 बजे भाबरू थाना इलाके मंझियर मोड़ के नजदीक हुआ और जयपुर दिल्ली हाईवे पर गाड़ी चला रहे पुलिसकर्मी ने अचानक संतुलन खो दिया और गाड़ी पहले तो डिवाइडर से जा टकराई और उसके बाद कच्चे में उतर गई और फिर पेड़ में जा घुसी और मौके पर ही बदमाश और पुलिस वालों की मौत हो गई। और वहीं बताया जा रहा है कि हादसा इतना भयानक था कि हादसे के बाद बचाव के लिए खुलने वाले एयर बैग तक फट गए और पुलिसकर्मी और बदमाशों के शव को शाहपुरा के राजकीय अस्पताल के मुर्दा घर में रखवाया गया और हादसे के बाद गुजरात पुलिस को इस बारे में सूचना दे दी गई और इसके बाद एक टीम जयपुर के लिए भी रवाना हो गई और घटना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने शवों की कोई जानकारी साझा नहीं की है और गुजरात पुलिस के आने का भी इंतजार है। और वहीं घटना पर मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर अपना खेद और दुख जताया है। और वहीं राजस्थान के धौलपुर जिले के कोलारी इलाके में स्थित सरकारी स्कूल में मंगलवार दोपहर 2 स्टूडेंट्स में विवाद हो गया और 9वीं क्लास के दोनों स्टूडेंट्स में जमीन पर बैठने की बात को लेकर कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ था और एक लड़के ने परिजनों को स्कूल बुलाकर दूसरे स्टूडेंट्स और उसके भाई की पिटाई कर दी और पिटाई के दौरान देसी कट्टा निकाल कर मारने का प्रयास किया गया, लेकिन वहां मौजूद पीटीआई ने कट्टा छीन लिया और पुलिस ने देसी कट्टे को जब्त कर मारपीट करने वाले स्टूडेंट्स और उसके परिजनों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। और सकवारा चौकी प्रभारी नवल सिंह मीणा ने बताया कि राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल बद्रिका में 9वीं क्लास के 2 नाबालिग स्टूडेंट्स में विवाद हुआ था और सुबह करीब 10:30 बजे जमीन पर बैठने की बात को लेकर दोनों झगड़ पड़े थे और वहीं एक छात्र ने कॉल कर अपने परिजनों को स्कूल बुला लिया और वहीं परिजनों ने छात्र के साथ मिलकर दूसरे छात्र की पिटाई कर दी और उसे स्कूल में 11वीं क्लास में पढ़ने वाला भाई बचाने आया तो उसके साथ भी जमकर मारपीट की गई और पिटाई के दौरान पीटने वाले छात्र ने जेब से देसी कट्टा निकालकर तान दिया और फायर करने से पहले ही वहां मौजूद पीटीआई ने देसी कट्टा छीन लिया और हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मारपीट करने वाले स्टूडेंट और उसके परिजनों को हिरासत में लिया है। और वहीं धौलपुर के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार शाम को एक खेत में युवक का शव लटका हुआ मिला और शव मिलने की सूचना पर मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई और मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने युवक के शव को पेड़ से नीचे उतारा और जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। अब मृतक के पिता ने मंगलवार सुबह सदर थाना पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया और उसके पड़ोस में रहने वाले लोगों ने रंजिश के चलते उनकी बेटे की हत्या की है और वहीं पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को सौंप दिया गया। और वहीं थाना प्रभारी दीपक बंजारे ने बताया कि पुरानी छावनी गांव निवासी अजीत नाई ने रिपोर्ट में बताया कि उनका बेटा रोहित थर्मल पावर प्लांट में प्राइवेट काम करता था और इसको लेकर पड़ोस में रहने वाले के बेटे उससे रंजिश रखते थे और रंजिश के चलते आरोपियों ने कई बार उसके बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। और उन्होंने आगे बताया कि सोमवार सुबह भी सभी आरोपी उसके बेटे को घर के बाहर पकड़कर पीट रहे थे और इसके बाद थाना प्रभारी ने बताया कि मेडिकल बोर्ड से युवक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की अभी जांच जारी है और इसके बाद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के पाली में कार में गैस भरते समय अचानक विस्फोट हो गया और आग लगने से पास में खड़ा 3 साल का मासूम झुलस गया और हादसे में कार भी धुआं धुआं कर जलने लगी और प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को पाली रेफर किया गया। और पाली के मारवाड़ जनसंघ थाना प्रभारी मोहन सिंह ने बताया कि काजीपुरा में सोमवार शाम एक घर के बाहर अल्टो कार खड़ी थी और कार में नजर मोहम्मद गैस भर रहा था और उसका 3 साल का बेटा हमजा पास में ही खड़ा था और अचानक आग लगने से बच्चा झुलसा और कार जल गई और परिजन बच्चे को अस्पताल लेकर गए और गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया और सूचना पर हेड कांस्टेबल राजेश कुमार और राकेश मौके पर पहुंचे। और वहीं लुटेरी दुल्हन के कई किस्से आपने सुने ही होंगे, लेकिन इस दुनिया में शादी को कमाई का जरिया बनाने वालों में सिर्फ
औरतें ही नहीं बल्कि पुरुष भी पीछे नहीं है। और वहीं भुवनेश्वर में हाल ही में पुलिस ने एक ऐसे ही लुटेरे धुले को गिरफ्तार किया है जिस पर आरोप है कि उसने 1, 2 या 3 नहीं बल्कि 14 महिलाओं से शादी कर उन्हें धोखा दिया। और इस लुटेरे धुले के बारे में जानने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। आसानी से पैसे किसे नहीं पसंद। आसानी से और जल्दी अमीर बनने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते और रच बैठते हैं जुर्म का माया जाल। पर वो एक बात भूल जाते हैं कि अपराधी कोई भी हो कानून के शिकंजे में फंस ही जाता है। ऐसी ही घटना है, आज आपको उससे रूबरू करवाते हैं। ये मामला है एक ऐसे शख्स का जिसने पिछले 48 सालों में देश के 7 राज्यों की 14 महिलाओं से कथित रूप से शादी की और फिर पैसे मिलने पर उन्हें छोड़कर वहां से फरार हो गया। मामला ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले के पाटकुरा थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक गांव है। आरोप है कि इस व्यक्ति ने कथित पत्नियों को छोड़कर भागने से पहले इन महिलाओं से पैसे लिए। हालांकि अब इस आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार व्यक्ति ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। भुवनेश्वर के पुलिस ने उपायुक्त उमा शंकर दास ने बताया कि आरोपी ने 1982 में पहली शादी की थी और 2002 में दूसरी शादी की और उससे इन दोनों शादियों से 5 बच्चे हुए। आपको बताते चले कि 2002 से 2020 तक उसने विवाहिक वेबसाइटों के माध्यम से अन्य महिलाओं से दोस्ती की और पहली पत्नी को बिना बताए इन महिलाओं से भी शादी कर ली। पुलिस के अनुसार आरोपी आखिरी पत्नी के साथ ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रह रहा था, जो दिल्ली में एक विद्यालय में टीचर है। पर झूठ और फरेब का खेल आखिर कब तक चलता और एक न एक दिन तो सच सामने आना ही था। और यही हुआ। आरोपी की आखिरी पत्नी को इस व्यक्ति की पहले की शादियों के बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। तो वहीं पुलिस उपायुक्त के अनुसार आरोपी अधेड़ उम्र की एकल महिलाओं, खासकर तलाकशुदा को अपना शिकार बनाता था, जो वैवाहिक वेबसाइटों पर शादी ढूंढती थी। पुलिस के अनुसार आरोपी उसे छोड़ने से पहले उसके पैसे ले लेता था। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से 11 एटीएम कार्ड, 4 आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज जब्त किए हैं और आगे की कार्रवाई भी जारी है। पुलिस इस धोखाधड़ी का शिकार हुई उन तमाम महिलाओं की भी तफ्तीश कर रही है।